वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम एसी दैट इज अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से। सो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस L फॉर विच करंट इज मैक्सिमम इन सीरीज एलसीआर सर्किट विथ C आपको दिया हुआ है। ठीक है, जो आपका C दिया हुआ है दैट इज 10 माइक्रोफैराड और आपका ओमेगा दिया हुआ है 1000 रेडियन पर सेकेंड, और आपसे बोल रहा है कि L का वैल्यू कितना होगा जब आपको करंट मैक्सिमम होना है। तो ये तो रेजोनेंस वाला कंडीशन आपको पता है, करंट का मैक्सिमम होना माने ये आपका रेजोनेंस कंडीशन है। तो रेजोनेंस कंडीशन में आपको पता है कि जो ओमेगा होता है वो होता है 1/√LC। तो यहां से हम ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1/LC, या हमें तो L निकालना है तो हमारा L हो जाएगा 1/ω²C। बाकी सब चीजें दी हुई हैं, हम पुट कर सकते हैं। अब ओमेगा आपका दिया हुआ है 1000 मतलब 10⁻³ उसका हमें स्क्वायर करना है, और C आपको दिया हुआ है 10 माइक्रोफैराड मतलब 10 × 10⁻⁻6। ठीक है, अब देखिए ये है, ये भी आपका 10⁻6 हो जाएगा, ये 10⁻�6, ये दोनों कैंसिल हो गए। L आपका मिल गया 1/10, और क्योंकि L है तो ये आपका हेनरी होगा इसका यूनिट। अब यहां पर आपको 1/10 तो नहीं दिख रहा, फिर आपको यहां से देखना होगा कि कौन सा मैच करता है। तो आप देखिए ये 100 जो मिली हेनरी है, तो 100 डिवाइडेड बाय 1000 मिली करने का मतलब 10⁻³ करें या डिवाइड बाय 1000 करें तो हमें कितना मिल जाता है 1/10 मिल जाता है। ठीक है, सो हमारा आंसर यही हो जाएगा A, दैट इज 100 मिली हेनरी। ठीक है, अगला देखते हैं। A coil of self-inductance L is connected in series with a bulb of an AC source. Brightness of the bulb decreases when. देखिए पहली बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब। ये जब भी ब्राइटनेस आए और ब्राइटनेस बढ़ना घटना इसकी बात हो तो एक चीज हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि जो ब्राइटनेस होता है उसका सीधा सीधा संबंध करंट से है। तो आपको यह देखना है कि अगर ये बोल रहा है कि भाई ब्राइटनेस आपका डिक्रीज करना मतलब घटना है, तो इसका मतलब डेफिनेटली करंट को घटना होगा। करंट घट के ही ब्राइटनेस घट सकता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन हमें देखनी है जहां करंट घट जाए। अब ये एक इंडक्टर लगा हुआ है मतलब इसका सेल्फ इंडक्टेंस भी आ जाएगा आपको कैलकुलेशन में। तो अगर आपके पास एक एसी सर्किट है, ऐसा एक एसी आपने सर्किट लिया, ठीक है, जिसमें एक इंडक्टर लगा है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो दिया जाता है आपका XL से। अब मैं रेजिस्टेंस क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे करंट घटता हुआ दिखना है, और करंट तभी घट सकता है जब रेजिस्टेंस बढ़े। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, इसका रेजिस्टेंस होता है ω/L, और ओमेगा होता है 2π∗L। अब अपने ऑप्शंस देखते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स इज डिक्रीज्ड। अगर आप ये जो इस न्यू को डिक्रीज करेंगे तो आपका क्या होगा, न्यू डिक्रीज होते ही एक्सेल क्या होगा, एक्सेल भी डिक्रीज हो जाएगा आपका। ठीक है, एक्सेल आपका डिक्रीज कर जाएगा, जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये भी डिक्रीज। और अगर आपका एक्सेल डिक्रीज किया, ध्यान दीजिएगा, एक्सेल जो है वो ऐसे सर्किट में रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जो एक रेजिस्टर काम करता है करंट को अपोज करने का, ये एक्सेल कर रहा है। तो अगर जो चीज करंट को अपोज कर रही है वो चीज घटेगी तो करंट तो बढ़ेगा, पर हमें तो करंट घटता हुआ पाना है, मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल इज रिड्यूस्ड। अब नंबर ऑफ टर्न्स के लिए आपको L पे जाना पड़ेगा। L का फॉर्मूला क्या है, L का फॉर्मूला μ0n² A × L, वेयर n आपका होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स को घटा दिया मतलब कैपिटल N को घटाया, तो ओवरऑल असर ये पड़ेगा कि L घट जाएगा। L घट जाएगा तो इस इक्वेशन से, ये वाले इक्वेशन से XL घट जाएगा, और XL घटने से करंट बढ़ेगा। ये भी हमारे लिए सही नहीं ऑप्शन होगा, क्योंकि हमें करंट घटता हुआ मिलना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस XC = XL। देखिए XC = XL तब होता है जब करंट मैक्सिमम होता है। ये रेजोनेंस कंडीशन में XC = XL होता है। तो ये तो हम ऐसे भी नहीं ले सकते, क्योंकि हमें करंट, देखिए ब्राइटनेस डिक्रीज करना है मतलब करंट घटाना है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बचता है लास्ट ऑप्शन, एंड आयरन रोड इज इंसर्टेड। मतलब इस कॉइल में आपने क्या कर दिया, इस कॉइल में आपने एक ऐसे आयरन रॉड इंसर्ट कर दिया और ऊपर से फिर आपने ऐसे कॉइलिंग की हुई है।
तो आयरन रॉड जब आप इंसर्ट करते हो तो आपका एल इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो भी आपका रिलेटिव परमिबिलिटी होता है वो डायरेक्टली एल में, जो नया एल हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। मतलब ये म्यू आर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और एल आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो एल अगर आपका इंक्रीज कर गया, एल इंक्रीज कर गया तो ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा, इस फॉर्मूला से क्या होगा, एक्सेल आपका इंक्रीज कर जाएगा। और एक्सेल इंक्रीज करना मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट आपका घट जाएगा। यही हम चाहते थे, तो करेक्ट आंसर यही है कि आयरन रॉड इज इंसर्टेड। तो आपको एक एक करके एलिमिनेट करके फिर आप आंसर तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। AC voltage source of variable angular frequency omega and fixed amplitude V is connected in series with capacitance of electric R when omega is increased। ठीक है, एक AC वोल्टेज सोर्स है आपका जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और एम्पलीट्यूड आपका V दिया हुआ है, कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए कैपेसिटेंस। तो यहां कैपेसिटेंस लगा हुआ है, साथ में एक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस भी है। व्हेन ओमेगा इज इंक्रीज्ड, ओमेगा इंक्रीज होने से क्या होगा, देखिए जो रेजिस्टेंस है यहां पर, ठीक है, रेजिस्टेंस आर तो आपको डायरेक्टली ओमेगा पे डिपेंड नहीं करता, पर ये कैपेसिटर जो आपका रेजिस्टेंस देगा दैट इज XC, ये होता है 1/ωc या 1/2π न्यू सी, ये होता है। तो इसके फ्रीक्वेंसी या ओमेगा इंक्रीज होने से क्या फर्क पड़ेगा, ओमेगा इंक्रीज अगर आप करते हो, ओमेगा को आप इंक्रीज करते हो तो इस एक्सप्रेशन से, ये जो फॉर्मूला है आपका, इस फॉर्मूला से क्या होगा, XC आपका घट जाएगा क्योंकि ओमेगा डिनोमिनेटर में है, तो XC क्या होगा, घट जाएगा। और XC क्या है, अगर आपके पास ऐसा कैपेसिटर वाला सर्किट है जिसमें कैपेसिटर लगा है और यहां पर तो आपने रजिस्टर भी डाल दिया, तो रजिस्टर भी डाल देते हैं हम, चलिए R और C है। तो ये R तो फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा पे डिपेंड नहीं करता, ये C वाला ही डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, यहां आ गया आपका, ठीक है। तो ओमेगा बढ़ने से आपका XC घट गया, XC घटने से क्या होगा, करंट इंक्रीज करेगा और करंट इंक्रीज करने से क्या होगा, ब्राइटनेस बढ़ेगा। तो ब्राइटनेस बढ़ता हुआ हमें नजर आना चाहिए, द बल्ब ग्रोज ब्राइटर, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये आपका देखिए यहां पर EMF का और करंट के बीच का ग्राफ बना हुआ है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहां क्या हो रहा है। देखिए यहां बहुत ज्यादा कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, क्लियरली आपको दिखता है कि E जब आपका जीरो है, ये E आपका जब जीरो पे है तो I आपका नेगेटिव में है, इस समय नेगेटिव में आपका है, इसका मतलब I पीछे है। तो यहां पर I आपका लैग कर रहा है, E कितना से, π/2 से, वो भी आपको दिख जाता है हर 90 डिग्री पे। देखिए ये वाला यहां पर आपका मैक्सिमम हुआ, E यहां मैक्सिमम हुआ, उससे 90 डिग्री आगे जाके I मैक्सिमम हुआ। इसका मतलब 90 डिग्री आपका I पीछे है। I पीछे हो या हम कहें E आपका लीड कर रहा है, एक ही बात होता है। सो I लैग्स E या E लीड I, तो यहां पर कोई होगा, द वोल्टेज लीड्स करंट बाय π/2, यही आपका आंसर है, वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से, ठीक है। तो ग्राफ से आप देख के समझ सकते हैं कौन लीडिंग है कौन लैगिंग है, या एक ही साथ है, ये भी आप देख चेक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन इज प्रिफर्ड। आपने देखा होगा कि जो पावर सप्लाई दी जाती है वो हाई वोल्टेज में होती है, बहुत ज्यादा वोल्टेज होती है, कई हजार लाख में आपका वोल्टेज होता है। तो ये क्यों दी जाती है, तो इसका सिंपल सा कारण रहता है कि जब आप हाई वोल्टेज लाइन आप दोगे तो पावर लॉस आपका कम रहेगा। अगर आप लो वोल्टेज में कहोगे तो वो आप थोड़ा भी दूर उसको आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते, उसकी एनर्जी लॉस इतनी ज्यादा होगी कि वो प्रैक्टिकली नहीं होगा उस लो वोल्टेज पे उसको ट्रांसमिट करना। आगे देखते हैं। ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C हैज रिएक्टेंस X, ठीक है। तो कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है और इसका रिएक्टेंस मतलब जो XC होता है वो है आपका X। अगर फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस दोनों को डबल कर दें तब आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है आपका जो XC होता है, दैट XC इज 1/ωc या 1/2π न्यू C, ये आपका फॉर्मूला है, where न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड C इज द कैपेसिटेंस। अब क्या करते हैं, दोनों को डबल कर देते हैं,
तो 1/2 फ्रीक्वेंसी को कर देते हैं 2 न्यू, क्योंकि डबल करना है, और सी को भी कर देते हैं क्योंकि सी भी आपका डबल है, देखो, तो इंटू 2c। ओके, तो 1/4 इंटू 1/2 न्यू सी। तो ये 2 न्यू सी क्या है, पुराना वाला आपका, ठीक है। 1/2 न्यू सी क्या हो जाएगा आपको, 1/2 न्यू सी क्या है, x है आपका, और जो डबल करने के कारण एक्स्ट्रा 4 आ गया, तो जो नया आपको कैपेसिटेंस मिल रहा है वो हो जाएगा पुराना बाई 4। यही आपको फर्क पड़ा। तो ये फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला में क्या वेरिएशन हो रहा है वो देख के आपको पुराने वाले के साथ कंपेयर करना है। सो ये आ गया आपका x/4, दिस इज द आंसर। Reactance of capacitance C has an alternating current of frequency 400 Hz is 25 ohm। यहां पे देखो रिएक्टेंस आपका दे रहा है, XC दे रहा है आपको 25 ओम का, ठीक है। जैसे मैंने बात किया था, ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस का काम करता है। सर्किट में एक ओनली कैपेसिटर सर्किट में जो अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करने वाला जो फैक्टर वो XC है आपका, इसलिए उसका यूनिट भी देखिए ओम में है। और जो फ्रीक्वेंसी है आपकी, न्यू है आपका, वो है 400/π हर्ट्ज। तो आपको C का वैल्यू पता करना है। तो अभी हमने देखा फॉर्मूला, XC क्या है, 1/ωc, ठीक है, या 1/2 न्यू C, ठीक। तो यहां से हमें C चाहिए, तो C कितना होगा, C हमारा हो जाएगा 1/2 न्यू इंटू XC। पुट कर देते हैं, 1/2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी है 400/π, ठीक है। और C का वैल्यू या XC का वैल्यू कितना है, XC का वैल्यू है आपका 25। पुट कर देते हैं, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा 25 इंटू 2 हो गया आपको 50 इंटू 4, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, 1/20000, ठीक है, इतना हमें मिल जाएगा, ठीक है। 25 इंटू 50 इंटू 4 आपका 200 और पहले से ही आपका 0 रखा हुआ है। तो यहां पे तो कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है, पर अगर आप कैलकुलेशन में देखोगे तो ये इतना आपका मिलेगा, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आपका आ जाएगा 50 माइक्रोफैराड। सो थोड़ा सा है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप सोचते हैं भाई ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दिया है, पर थोड़ा सा इन्हीं चीजों को आप, जैसे ये 50 इंटू ये कितना है 10⁻⁻6 है, तो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कीजिए तो आपको यहां पर ये चीज मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल टू सेकेंडरी कॉइल ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज 2/3। सो नंबर ऑफ टर्न्स माने NP/NS, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कितना है, 2/3 है। और यहां पर 6 वोल्ट आपका प्राइमरी में दिया, तो सेकेंडरी का वोल्टेज कितना होगा, आपको पता है कि EP/ES इज इक्वल टू NP/NS होता है, ठीक है। ये आपका प्राइमरी का जो आपका वोल्टेज है या EMF, और जो सेकेंडरी का है इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी। अब आपको सेकेंडरी का वोल्टेज चाहिए, मतलब आपको ES चाहिए, तो ES यहां से कितना हो जाएगा, ES यहां से हो जाएगा EP इंटू NS/NP। EP कितना दे दिया, EP आपका दे दिया, देखिए यहां पर 6 वोल्ट, तो 6 इंटू NS/NP कितना है, NP/NS है 2/3, तो ये हो जाएगा 3/2। सो बेसिकली आ गया आपको 9 वोल्ट। सो आपका ये, दिस इज द आंसर, 9 वोल्ट, ठीक है। सो ये एक्सप्रेशन को याद रखेंगे फॉर ट्रांसफॉर्मर। अगेन अनदर वन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, इन अ ट्रांसफॉर्मर द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी इज 5/4। ओके, चलिए, सो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी बाय सेकेंडरी इज 500/400। 500/400 इज नथिंग बट 5/4। एंड फाइंड द रेशियो ऑफ करंट्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। करंट का आपको रेशियो चाहिए। देखिए, एक जो इक्वेशन आपको है दैट NP/NS इज, अभी हमने यूज किया EP/ES, और यही होता है IS/IP, जो सेकेंडरी के अराउंड जो आपका करंट होगा डिवाइडेड बाय प्राइमरी। तो यहां पे देखिए, यहां भी प्राइमरी, यहां भी प्राइमरी, करंट में ये उल्टा हो जाता है, तो याद करते समय ये आपको याद रखना है। तो एक बार अगर आपको NP/NS पता है, प्राइमरी बाय सेकेंडरी होता है 5/4, और वो होता है करंट ऑफ सेकेंडरी बाय करंट ऑफ प्राइमरी। तो आपको यहां मांगा क्या है, रेशियो ऑफ करंट इन प्राइमरी। प्राइमरी का करंट माने IP बाय सेकेंडरी। ध्यान दीजिएगा, पहले के भी काफी वीडियो में मैंने ये बात की है, जब भी रेशियो हो तो देखिए पहले किसका नाम लिखा है, पहले प्राइमरी का लिखा है,
पहले प्राइमरी का लिखा है तो आईपी आएगा, देन आईएस आएगा, आईपी बाई आईएस आपको चाहिए, तो एनपी बाई एनएस तो 5/4 है, पर यहां ये इक्वल टू होता आईएस बाई आईपी के बराबर, आपको चाहिए आईपी बाई आईएस, तो इसको पलट दो, ये हो जाएगा 4/5, तो आपका ये हो गया 4/5, दिस इज द आंसर। एट रेजोनेंस द इंपीडेंस इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट इज, देखो भाई रेजोनेंस का मतलब होता है वो सिचुएशन जब करंट आपका मैक्सिमम हो, और करंट मैक्सिमम होने के लिए इंपीडेंस का मिनिमम होना जरूरी है, इट हैज टू बी मिनिमम। करंट तभी ना मैक्सिमम होगा, क्योंकि इंपीडेंस क्या है, इंपीडेंस है आपको एक सीरीज एलसीआर सर्किट का रेजिस्टेंस। काइंडली रेजिस्टेंस का मतलब सिर्फ आर ना समझे, रेजिस्टेंस का मतलब होता है वो फैक्टर जो आपका करंट को अपोज करता है, और आपको भी पता है कि इंपीडेंस का वैल्यू होता है आपको आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो ये फैक्टर जब तक मिनिमम नहीं होगा तब तक करंट मैक्सिमम नहीं हो सकता और आप रेजोनेंस अचीव नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर करंट को मैक्सिमम होना है तो इसको मिनिमम होना पड़ेगा। द पावर फैक्टर ऑफ ए सीरीज एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस, अगेन रेजोनेंस की बात आती है। देखिए रेजोनेंस में क्या होता है, आपको सिंपल से मैं एक चीज बात बताता हूं यहां पर, कि जब रेजोनेंस होता है तो आपका जो इंपीडेंस है, जो आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर है, ये आपका मिनिमम हो जाता है। ये मिनिमम कैसे होता है, क्योंकि आपका एक्सी इक्वल टू एक्सएल हो जाता है। पहले भी इसी वीडियो में मैंने ये बात की है आपसे। सो एक्सी इक्वल टू एक्सएल जैसे ही आप ये लोगे, ये फैक्टर खत्म हो जाएगा। देखिए ना, एक्सी इक्वल टू एक्सएल होते ये जीरो हो जाएगा, ये खत्म, ये फैक्टर गया, बचा क्या, अंडर रूट आर स्क्वायर, मतलब जेड इक्वल टू आर हो गया। मतलब क्या है तो ये एलसीआर सर्किट, पर बिहेव कैसे कर रहा है, जैसे ये दोनों पार्ट नहीं है, ओनली रेजिस्टेंस बच रहा है। ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे सिर्फ रेजिस्टेंस है। और सिर्फ अगर रेजिस्टेंस है तो आपको पता है कि अगर एक एसी में, अगर आपने एक एसी सप्लाई दिया है जिसमें सिर्फ रजिस्टर है, तो ऐसे सप्लाई में करंट और ईएमएफ सेम फेज में होते हैं। देखिए कैसे घूम के आपको यहां तक हम पहुंचते हैं। आपका रेजोनेंस होने से ये रजिस्टर के बराबर हो जाता है, रेजिस्टेंस के बराबर, आर के बराबर, और रेजिस्टेंस होने से आपको ऐसे सिचुएशन में हम पहुंच जाते हैं जहां करंट और ईएमएफ सेम फेज में है। तो अगर करंट और ईएमएफ सेम फेज में है तो आपका फेज डिफरेंस कितना होगा, जाहिर सी बात है फेज डिफरेंस 0 होगा। अब आते हैं पावर फैक्टर पे। भाई पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर होता है cos फाई। ध्यान दीजिएगा, फाई इज नॉट द पावर फैक्टर, फाई इज द फेज डिफरेंस, पावर फैक्टर इज cos फाई। तो cos 0 डिग्री कितना होगा, cos 0 डिग्री हो जाएगा 1, तो आंसर है आपका ये 1, दिस इज द आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। With increase in frequency of an AC supply, the impedance of a series LCR circuit, देखिए जो आपका इंपीडेंस होता है फ्रीक्वेंसी के साथ, वो उसका ऐसा ग्राफ होता है। ये जो इंपीडेंस Z है आपका, दिस Z विच इज आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, इसका फ्रीक्वेंसी के साथ ऐसा रिलेशन है। तो आप दिख रहा है क्या हो रहा है, घट रहा है, यहां आके मिनिमम हो गया, फिर बढ़ रहा है, तो घट रहा है, बिकम्स मिनिमम, देन इंक्रीजेस। ये आपका सही आंसर है डी। ठीक है, द आउटपुट ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज मेजर्ड टू बी 24 वोल्ट व्हेन कनेक्टेड टू ए 12 वॉट लाइट बल्ब। द वैल्यू ऑफ पीक करंट, ओके यहां पीक करंट मांगा है। सो देखिए अगर आपको यहां पर ये आउटपुट पावर दे रखा है, सो इसको मैं, आउटपुट में कौन होता है, जाहिर सी बात है आउटपुट में सेकेंडरी होता है। तो आउटपुट पावर दे रखा है, तो ये किसके बराबर होगा, ES इंटू IS, मतलब सेकेंडरी का EMF इंटू सेकेंडरी का करंट। पावर होता है आपको VI का वैल्यू आपने, सॉरी एक्सप्रेशन आप जानते हैं, P इक्वल टू VI, उसी एक्सप्रेशन को यहां यूज किया गया है। तो ES आपका कितना है, ES है आपका 24 वोल्ट। देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का आउटपुट मतलब सेकेंडरी, तो ये हो गया 24 IS, और पावर कितना है 12, तो आपको IS कितना निकल गया, IS निकल गया 12/24, दैट इज हाफ एम्पियर। तो ये हाफ एम्पियर निकल गया, पर हमें ये IS नहीं चाहिए, ये तो आपका RMS वैल्यू निकल गया, हमें तो पीक चाहिए। रिलेशनशिप क्या है, सो रिलेशनशिप ये है
कि आई आर एम एस इज इक्वल टू आई पीक वैल्यू दैट इज आई नॉट बाय √2। ये आपको होता है, आपको आई नॉट चाहिए तो आई नॉट कितना हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा √2 इंटू आई आर एम एस। तो √2 इंटू आई आर एम एस कितना निकला है, ये हाफ, तो √2/2 कितना होगा, ये हो जाएगा 1/√2। सो आपको 1/√2 जो है ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस हो गए आपके अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से। सो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।